हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास के अंदर हम अब शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या चीज़ होता है? हाइब्रिडाइजेशन इसके साथ किसका करवाएंगे? यानी कि न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है, डीएनए या फिर आरएनए, और उसका हम हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, ये डिस्कशन होगा आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। इसके अंदर जो मेन टॉपिक है ये दो है, बट इससे आगे वाली क्लासेस है वो भी क्या है, इसी से रिलेटेड होगी। चलो तो स्ट्रेंजेंसी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन ये पढ़ेंगे, इसका सब टॉपिक है। और एक है न्यूक्लिक एसिड प्रोब। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके। तो इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ये क्या है, न्यूक्लिक हाइब्रिडाइजेशन एक टूल है, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर यूज होने वाला टूल है, यानी कि मॉलिक्यूल बायो ही है जो एक टूल की तरह हम यूज ले रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ही। इसका बेसिस क्या है? बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म डबल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड बाय स्ट्रैंड बेस पेयरिंग। बेसिक इसकी जो बेसिक एबिलिटी क्या है कि सिंगल स्ट्रैंड कोई भी न्यूक्लिक एसिड है, चाहे वो डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है, वो क्या करता है, उसके अंदर एबिलिटी है कि वो डबल स्ट्रैंड बना सके। बस इसी के बेसिस पे ये काम करता है, इतनी सी बात है, ठीक है। और इसके लिए सफिशिएंट रिक्वायरमेंट होती है हाई डिग्री ऑफ बेस कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन स्ट्रैंड, यानी कि जो डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड है उसको डबल स्ट्रैंड बनने की एबिलिटी होनी चाहिए। कब? जब उसके पास हाई डिग्री के अंदर, यानी कि सफिशिएंट इतना अमाउंट उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का होना चाहिए कि वो उसके साथ पूरे जो उसके सीक्वेंस है उसके साथ सिंगल स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर सके। बस इसकी ये रिक्वायरमेंट है, बेस कॉम्प्लीमेंट्री। तो हाइब्रिड कैन फॉर्म, हाइब्रिड बन के क्या क्या कौन कौन हाइब्रिड बना सकते हैं? डीएनए डीएनए बना सकते हैं, आरएनए आरएनए आपस में बना सकते हैं, और आरएनए डीएनए भी बना सकते हैं यदि उसकी बेस कॉम्प्लीमेंट्री मैच कर जाती है तो। और इस टूल का हम यूज क्या करते हैं, इसके बेसिस पे ये काम कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन के। तो यूज कहाँ लेंगे इस चीज को? यूज लेते हैं हम आइडेंटिफिकेशन के लिए। किस चीज का आइडेंटिफिकेशन? कोई भी रिलेटेड या फिर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं बेस कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पे। हाइब्रिडाइजेशन ऐसे यूज लेबल न्यूक्लिक एसिड प्रोब। और हाइब्रिडाइजेशन जो टूल है इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन हम जिसका करवा रहे हैं वो क्या है? प्रोब है। और प्रोब को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सा प्रोब कहाँ अटैच हो? उसके लिए हम उस प्रोब को लेबल कर देंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी हमको विजुअलाइजेशन हमारे अकॉर्डिंग दे सके वैसा कुछ लेबल करके फिर हम उसको क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करवाएंगे जो हमारा टारगेट सीक्वेंस होगा। प्रोब आइडेंटिफाइज सॉरी प्रोब आइडेंटिफाई करता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या फिर आरएनए फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। कोई भी एक मिक्सचर है उसके अंदर हमारा टारगेट डीएनए हमको पता नहीं किधर है, मिल नहीं रहा है, ठीक है। उसका सीक्वेंस हमको पता है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोब बना लिया, वो जाके यहाँ अटैच हो गया। जैसे पीसीआर के अंदर हम क्या है, प्राइमर बना रहे थे और प्राइमर के बाद उसमें पॉलीमराइजेशन हो रहा था। यहाँ कोई पॉलीमराइजेशन नहीं है, ओनली प्रोब है जिसपे हमने क्या कर दिया है, कुछ इंडिकेटर लगा दिए, यानी कि लेबल कर दिया उसको, ठीक है। यहाँ पे हमारे लेबलिंग की हुई है ये प्रोब की, तो पता चल रहा है हमारा यहाँ पे ये डीएनए सीक्वेंस है जो प्रेजेंट है
किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर। और क्या कर सकता है, कैन डिटेक्ट होमोलोगस डीएनए एंड आरएनए सीक्वेंस, यानी कि होमोलोगस सेम सेम जो डीएनए और आरएनए सीक्वेंस होगी उसको भी ये डिटेक्ट कर सकता है। कहाँ पे, सेल के एक्सट्रैक्ट से, यानी कि सेल को हमने लाइसिस करके उसका जो एक्सट्रैक्ट निकाला है उसके अंदर से, या फिर कोई क्रोमोसोम है उसके अंदर से, या फिर इंटेक्ट सेल है यानी कि सेल प्रेजेंट है उसको हमने लाइसिस नहीं किया है, उसके अंदर भी ये डीएनए के होमोलोगस सीक्वेंसेस का डिटेक्शन कर सकता है। डिटेक्शन इन क्रोमोसोम एंड इंटेक्ट सेल, उसको बोलेंगे क्रोमोसोम या फिर इंटेक्ट सेल, इन दोनों के अंदर यदि हम डिटेक्शन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन की ये टेक्निक या टूल यूज करके कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। इन सिटू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इन द नेचुरल कंडीशन है, इंटेक्ट सेल है, कोई भी सेल इंटेक्ट यानी हम लाइसिस नहीं किया है तो उसके अंदर डिटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक सेल क्या है, इन विवो कंडीशन है। क्रोमोसोम इज कंप्लीट डीएनए स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कोई डिस्ट्रक्शन नहीं किया है, मतलब क्रोमोसोम को डिस्ट्रैक्ट करके डीएनए नहीं निकाला है, तो ये पूरे क्रोमोसोम के अंदर कहीं भी जाके क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पे हमारा जो टारगेट सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो ये चीज यदि क्रोमोसोम या फिर इंटेक्ट सेल के अंदर हो रही है तो उस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट इज दिस वन इज द फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक, स्ट्रिंजेंसी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन। अब स्ट्रिंजेंसी क्या होती है, स्ट्रिंजेंसी होती है कि स्ट्रिक्टनेस क्या है, कोई भी मिसमैच कहाँ पर हमको ज़्यादा अलाउ करने हैं कहाँ पे कम करने हैं, वो चीज़ डिसाइड करती है कि हाइब्रिडाइजेशन हमको किस टाइप का चाहिए, क्या चाहिए। यदि स्ट्रिंजेंसी बढ़ानी है तो कुछ, यानी कि स्ट्रिंजेंसी बढ़ानी यानी कि मिसमैच पेयर हमको कम करने हैं तो उसके लिए कुछ अलग फैक्टर यूज होंगे, अलग कंसंट्रेशन यूज होगी उनकी। तो ये देखते हैं स्ट्रिंजेंसी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन। स्ट्रिंजेंसी डिस्क्राइब करती है नंबर ऑफ मिसमैच पेयर बेस अलाउड इन ए हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन व्हाइल स्टिल फॉर्मिंग डबल स्ट्रैंड हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि कितना मिसमैच हम अलाउ कर दे कि हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो डबल स्ट्रैंड बना सके, यानी कि वो स्ट्रैंड टूटे ना, यानी कि कहीं भी गलत कुछ बन गया फिर भी वो स्पेसिफिक कंडीशन में वो वर्क करे, यानी कि डबल स्ट्रैंड फॉर्म करे, टूटे ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, हाई स्ट्रिंजेंसी कब रखेंगे, जब हमको कुछ थोड़े बहुत मिसमैच है तब तो अलाउ कर रहे हैं बट उसके बाद वो स्ट्रैंड सेपरेट हो रहा है। जब हाई स्ट्रिंजेंसी यानी कि स्टिकनेस हाई है तो मिसमैच पेयरिंग कम है, बस ये याद रखना। यानी कि ये हाई स्ट्रिंजेंसी कुछ ही मिसमैच पेयर को अलाउ करेगी, ज्यादा वहां पे होते ही वो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड ब्रेक कर जाएगा। क्या फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं स्ट्रिंजेंसी को, ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं? जो मेन फैक्टर है वो है टेम्परेचर एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। बस ये इन दोनों का ही खेला है यहाँ पे, टेम्परेचर और सॉल्ट कंसंट्रेशन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट और इन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं ना। और ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल, जो डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को भी ये अफेक्ट करते हैं और स्ट्रिंजेंसी को अफेक्ट करते हैं। स्ट्रिंजेंसी पे ही डिपेंड करेगा कि डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल हमको कैसा बनाना है। मिसमैच में ज्यादा रखने हैं तो डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल भी अनस्टेबल बनेगा, थोड़ा टेम्परेचर या सॉल्ट कंसंट्रेशन चेंज होते हैं उसमें डबल स्ट्रैंड ब्रेक होना शुरू हो सकता है। अब जब हमको हाई स्ट्रिंजेंसी रखनी है यानी कि मिसमैच पेयर वहां पे बहुत ही कम रखने हैं, तब क्या चीज हमको अप्लाई करनी पड़ेगी। ये चीज अचीव कैसे होगी, तब जब हम टेम्परेचर को हाई रखेंगे और सॉल्ट कंसंट्रेशन को लो रखेंगे,
यानी कि टेम्परेचर हाई यानी कि डबल बॉन्ड ब्रेक, मिसमैच थोड़ा भी हुआ तो वो ब्रेक कर जाएगा। सॉल्ट कंसंट्रेशन लो, सॉल्ट है उसको लो रखना है। ये दोनों अपोजिट काम करते हैं, यह याद रखना है ना। ये इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इस कंडीशन के लिए हम क्या चीज रखेंगे। मैंने बहुत क्वेश्चन देखे हैं नेट के एग्जाम में इससे रिलेटेड। अप्रोच द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए, डीएनए हाइब्रिड, यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, हाई टेम्परेचर होगा तो डीएनए जो हाइब्रिड है वो मेल्ट होगा, बस ये था। और लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जो है ये 0.1 मोलार से भी कम रखेंगे तब ये लो होती है। और ये हाई टेम्परेचर यानी कि जहाँ मेल्टिंग टेम्परेचर होता है डीएनए का वहां तक बढ़ा दो। अंडर दीज कंडीशन में क्या होगा, ओनली क्लोजली मैच्ड यानी कि हाईली कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होंगे वो ही वहां पे क्या है सरवाइव कर सकेंगे, सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज वो स्ट्रैंड ब्रेक हो जाएंगे। देन हाइब्रिडाइजेशन टेम्परेचर, तो अब हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं। पहले टेम्परेचर क्या रोल अदा कर रहा है और सॉल्ट क्या रोल अदा कर रहा है, तो पहले हम टेम्परेचर का देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट सेट हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे हो रहा है उस, और वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग होगा, है ना। तो हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन यानी कि दो टेम्पलेट बने रहे, डबल स्टैंड बने, उसके लिए हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मेल्टिंग जो टेम्परेचर है उससे 5 सेल्सियस कम, 5 सेल्सियस बिलो होना चाहिए मेल्टिंग टेम्परेचर से, ठीक है। और मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है वो हमने पीसीआर के अंदर देखा था, वैलेंस रूल के अकॉर्डिंग, है ना, उसका फॉर्मूला भी वहां पढ़ा है मैंने, तो वो जाके देख सकते हो क्लास आपको यदि ये नहीं पता है तो, ठीक है। टेम्परेचर एट विच प्रोब एंड टारगेट आर 50% डिसोसिएटेड, यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जहाँ पे ये डबल स्टैंड क्या होगा 50% इस अटैच होगा और 50% डिसोसिएट हो जाएगा, यानी कि ये जो बॉन्ड है इतने थे, यहाँ पे मेल्टिंग टेम्परेचर अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे मान लो 6 बॉन्ड थे तो 6 में से 3 बॉन्ड रह जाएंगे और 3 यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे, तो वो कंडीशन कहलाती है मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ एनी हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिड। वेरियस इक्वेशन आर अवेलेबल एस्टिमेट, मतलब टीएम वैल्यू के लिए अलग अलग इक्वेशंस है, जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो वैलेंस रूल वाली है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन, ये देख लिया हमने टेम्परेचर का, अब देखते हैं कि सॉल्ट कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो सॉल्ट में हम मोस्टली जैसे फॉस्फेट है उसको यूज करें जैसे, तो हम मानते हैं कि फिजियोलॉजिकल जो पीएच है हमारा वहां पे जो फॉस्फेट पे क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज कोज रिपल्शन बिटवीन डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए स्ट्रैंड है तो डीएनए किससे बना है, बैकबोन ऑफ फॉस्फेट, तो डीएनए फॉस्फेट से बना है तो फॉस्फेट के ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, ये बेसिक है। तो अब इस रिपल्शन को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, केटायन बाइंड कर देंगे फॉस्फेट पे, यानी इस पे केटायन बाइंड करवा दिया। केटायन क्या होते हैं प्लस चार्ज, तो इसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज था फॉस्फेट पे वो न्यूट्रलाइज हो गया और उसकी वजह से क्या हो गया इन दोनों के बीच में, दोनों स्ट्रैंड के बीच में जो रिपल्सन था वो कम हो गया, तो इसमें अब हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा स्ट्रांग बन सकती है या बनने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। फिर यदि हमने इसके लिए क्या किया, लो सॉल्ट कंसंट्रेशन, यानी कि कैटायन को रिमूव कर दिया, सॉल्ट कंसंट्रेशन कैटायन रखते हैं तब
जब कैटायन हटा दिया यानी कि पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया, तब क्या होगा, वापस से रिपल्शन बढ़ जाएगा स्ट्रैंड के बीच में। ठीक है, ये माइनस माइनस वापस बढ़ गए। ठीक है, तो ये चीज जब हम कंसंट्रेशन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो दोनों ही केस में ये चीज होता है, ये डीनेचुरेशन को बढ़ा देता है ड्यू टू रिपल्शन। चाहे वहां पे टेम्परेचर हमने कम रखा हो, फिर भी यदि सॉल्ट कंसंट्रेशन, जैसे टेम्परेचर कम है और सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई है, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, सॉरी, सॉल्ट कंसंट्रेशन भी कम है, टेम्परेचर मान लो हमारा 10 है यहाँ पे, सॉल्ट कंसंट्रेशन भी बहुत कम है, यानी कि सॉल्ट कंसंट्रेशन यानी यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन है वो सॉल्ट, उसी का सॉल्ट लेना है। जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन प्लस लिया है, तो ये प्लस माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब हमने इसको हटा दिया, H आयन को हटा दिया यानी कि सॉल्ट कम कर दिया, तो भी हमारा डीनेचुरेशन हो सकता है विदाउट मतलब चेंजिंग इन टेम्परेचर। टेम्परेचर चाहे हम कम रखेंगे तो भी सॉल्ट कम करने की वजह से डीनेचुरेशन हो सकता है। तो लो आयन स्ट्रेंथ के ऊपर क्या होता है, डबल स्ट्रैंड ओनली वही सर्वाइव करेंगे जो अच्छे से मैच होए, यानी कि अच्छे से उनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट है, तभी वो मैच रहेगा, अदरवाइज इट विल गेट डीनेचर्ड, यानी कि स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड विल बी सेपरेट आउट। अब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन पे क्या कंडीशन रहेगी, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है, तब क्या होगा, हमारा जो डबल स्ट्रैंड है वो और स्टेबल हो जाएगा। हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन इज डबल स्ट्रैंड, strength will be increase also, यानी कि salt concentration increase then strength of the double strand will be increase, क्योंकि salt concentration increase यानी कि प्लस आयन increase हो गया तो नेगेटिव आयन न्यूट्रलाइज हो गया, तो दोनों के अंदर रिपल्शन कम हो गया, इस वजह से वो स्टेबल हो गया। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो मिसमैच है वो ज्यादा बन जाएंगे, यानी कि मिसमैच भी स्टेबल हो जाएंगे वहां पे, तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मिसमैच ज्यादा होगा या फिर अलाउ होगा। अब पीएच का क्या इफेक्ट है, पीएच ऑल्सो अफेक्ट द हाइब्रिडाइज स्टेबिलिटी। कैसे, स्लाइटली एसिडिक कंडीशन, यानी कि जैसे फिजियोलॉजिकल पीएच पे तो हमारा फॉस्फेट पे माइनस चार्ज था, जैसे ही ये थोड़ा सा एसिडिक हुआ, यानी कि 7 होता है नॉर्मल न्यूट्रल पीएच, तो थोड़ा सा भी कम हुआ तो इसमें क्या आ गए, प्लस आयन आ गए, है ना। एसिडिक कब होता है, जब H प्लस आयन ज्यादा होते हैं, तब भी क्या होगा, पी इंक्रीज हो जाएगी स्टेबिलिटी ऑफ डबल स्ट्रैंड, यानी कि पीएच का रोल क्या है, पीएच कम करोगे और सॉल्ट कंसंट्रेशन हाई करोगे, दोनों केस में क्या हो रहा है, सेम मतलब रिजल्ट आ रहा है, यानी कि डबल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज, और इसके केस में भी इंक्रीज बिकॉज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो रिड्यूस करता है रिपल्शन फोर्स, तो इस केस में क्या होगा, अलाउ हो जाएगा मिसमैच पेयरिंग। फैक्टर इन्फ्लुएंस द हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन न्यूक्लिक एसिड इन सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर है, एक तो टेम्परेचर जो हमने पढ़ा, आयनिंग स्ट्रेंथ हमने पढ़ा, डीस्टेबलाइजिंग एजेंट यही है, और पीएच भी है एक, और भी बहुत सारे होंगे, मिसमैच बेस पेयरिंग, ये चीज भी हाइब्रिडाइजेशन को इफेक्ट कर सकती है। मिसमैच हुआ तो जैसे ही टेम्परेचर आगे पीछे हुआ तो मिसमैच की वजह से हमारा डबल स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, ब्रेक। और डुप्लेक्स स्ट्रेंथ मिसमैच पेयर पे डिपेंड करेगी या फिर उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगी, छोटी लेंथ है बड़ी लेंथ है उस पर डिपेंड करेगी। विस्कोसिटी, सॉल्यूशन का विस्कोसिटी क्या है ना, जो सॉल्यूशन हमने लिया है रिएक्शन हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन के लिए,
उसका विस्कोसिटी क्या है, जैसे लिक्विड ज़्यादा है तो उसके अंदर क्या है, फ्रीडम या फ्री मोमेंट ज़्यादा होगा, है ना। जैसे ही विस्कोसिटी बढ़ेगी यानी कि उसका जो जेली टाइप या गाढ़ापन है वो बढ़ जाएगा। जैसे हमारा वाटर है और एक जेल है, जैम जेल जो भी, तो जिसका कौन सा ज़्यादा लिक्विड है, वाटर ज़्यादा है तो वाटर के अंदर फ्री मोमेंट ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती है हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शंस को। अब है कि न्यूक्लिक एसिड ड्रॉप्स क्या होते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय बाय।